तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको रिवाइज करना इम्पॉर्टेंट है। और ये चीज़ मैंने एग्जैक्टली वेव ऑन स्ट्रिंग में भी पढ़ाया था। इंटेंसिटी के बारे में बातें पहले हो गई थी, और फिर यहाँ पे साउंड का जो इंटरफेरेंस है वो किस तरीके से होता है वो हम लोगों ने इस जगह पे देखा। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे जो कि अभी हम लोग करेंगे। चलो तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और देखो ये सारे क्वेश्चंस जो होंगे, मतलब बेसिक पहले कॉन्सेप्ट पे हम लोग जोर डालेंगे कि उसे समझ में आए, उसके बाद फिर कुछ टफर साइड पे जाएंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक सा चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो उसके लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0, लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा अप टू सो ऑन, या फिर प्लस माइनस में हो सकता है ये चीज़। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो उसके लिए पाथ डिफरेंस जो होना चाहिए वो क्या लेमडा क्या हो बाई टू सकता है, 3 लेमडा बाई टू हो सकता है, 3 लेमडा बाई टू हो सकता है, 5 लेमडा बाई टू हो सकता है, अप टू सो ऑन, ये प्लस माइनस में हो सकता है। अब इन दोनों डेटा को बस अभी याद रखना और इस पे बेस्ड अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलो तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि एक सोर्स है S1 और दूसरा सोर्स है S2। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दिया गया है डेट इज 5 लेमडा, 5 लेमडा दिया गया है, ठीक है। तो बोला गया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि डिटेक्टर है वो अगर ए से बी तक मूव करता है, ए से बी तक मूव करता है तो कितने मैक्सिमा और कितने उसको मिनिमा सुनाई देंगे, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी मैं दे रहा हूँ। तो पहले इसको मैं वैल्यू को चेंज कर लेता हूँ ताकि एक अच्छा सा रिजल्ट आ सके। इसको मैं 4 लेमडा बोल देता हूँ और इसको मैं 3 लेमडा बोल सकता हूँ, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज D1 एंड दिस डिस्टेंस इज D2। अब ये लैम्डा क्या चीज़ है, लैम्डा जो है डेट इज द वेवलेंथ ऑफ द बोथ सोर्स S1 एंड S2। लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ बोथ सोर्स S1 and S2 and both the waves are in same phase, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों जो वेव्स थे साउंड इमिट कर रहे होंगे। ये सोर्स S1 क्या है, साउंड सोर्स है, S2 भी क्या है, साउंड सोर्स है, और ये दोनों साउंड को इमिट कर रहे हैं। तो अगर डिटेक्टर ए से बी तक मूव करेगा तो उसे कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा सुनाई देंगे। तो फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा heard by the detector, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करो, पहले तुम लोग करो उसके बाद मैं तुरंत बताता हूँ इसको कैसे अप्रोच करेंगे। थोड़ी बहुत तो तुम्हें पता ही होगी, जानकारी होगी। तो देखो अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो लेट से कि इस जगह पे सोर्स है S1 और इस जगह पे सोर्स है S2। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया गया है डेट इज 3 लेमडा, और डिटेक्टर जो है वो मूव कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक मूव कर रहा है। तो अगर डिटेक्टर इस जगह पे है, लेट से कि डिटेक्टर इस लोकेशन पे है, तो जो सोर्स 1 से वेव आएगा वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसे मैं x1 बोल लेता हूँ। और सोर्स 2 से जो वेव आएगा वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसे मैं x2 बोल लेता हूँ। तो क्या मैं x1 और x2 का वैल्यू निकाल सकता हूँ। हाँ, x1 तो हमें पता है डेट इज 4 लेमडा, और x2 कितना हो जाएगा बताओ, 5 लेमडा 5 लेमडा, 5 लेमडा। और मैं इस जगह से अब दोनों सोर्स के बीच में, दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस निकाल सकता हूँ, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या होता है, x2 माइनस ऑफ x1।
x2 हो जाएगा 5 लैम्डा माइनस ऑफ 4 लैम्डा, कितना आ गया लैम्डा, बराबर है, क्या आ गया लैम्डा आ गया, डेल्टा एक्स आ गया लैम्डा। तो डेल्टा फाई क्या होता है, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू सॉरी, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू के डेल्टा एक्स होता है, बिल्कुल है। तो के का वैल्यू क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा, और लैम्डा यहाँ पे क्या चीज़ है, वेव, दोनों जो वेव है इन दोनों का वेवलेंथ लैम्डा ही है, इसीलिए मैंने लैम्डा लिखा है। और इस जगह पे पाथ डिफरेंस जो आया डेल्टा एक्स उसका वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इट इज लैम्डा। तो फेज डिफरेंस कितना निकल करके आया मेरे पास, फेज डिफरेंस बताओ कितना आया, 2 पाई, 2 पाई। 2 पाई। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस ऑफ आई टू, और ये सारी चीज़ होता है आई वन प्लस ऑफ आई टू प्लस टू रूट अंडर ऑफ आई वन आई टू कॉस डेल्टा पाई, कॉस डेल्टा पाई, डेल्टा फाई का वैल्यू कितना है 2 पाई। तो अगर कॉस में 2 पाई का वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस का वैल्यू कितना आएगा, कितना आएगा 1 1 आएगा। 1 तो मुझे आई जो है वो मैक्सिमम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। मैक्सिमम है ना। और मिल मैंने रहा है। मैंने इस बात को पहले ही बताया था कि अगर कॉस ऑफ डेल्टा फाई का वैल्यू 1 हो जाएगा, इंटेंसिटी मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। और ये बात हम लोग यहीं पे बता सकते हैं, मैं तो बस कैलकुलेट कराना चाहता था, दिखाना चाहता था कि कैसे हम लोग चीज़ों को करते हैं। तो इतना सा कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं था, ये जो ब्लू कलर के बॉक्स में ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं था। जैसे ही तुमने बोला डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लेमडा, अब थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर डेल्टा एक्स लेमडा के बराबर होता है तो क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स लैम्डा के बराबर है, तो कैसा होगा ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो यहाँ पे मुझे क्या सुनाई देगा, मैक्सिमम, बराबर, बहुत सही बात है। वापस से मैं डिटेक्टर को मूव करा करके ऐसे लोकेशन पे लेकर के आ जाता हूँ कि उसका डिस्टेंस जो है दोनों जगह से सेम हो जाए, मिड पॉइंट जिसको हम लोग बोल सकते हैं इस लोकेशन। तो बताओ इस लोकेशन पे डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा। अरे ये भी जीरो जीरो हो जाएगा। और हो ये भी जाएगा एक, सर। तो जीरो हो जाएगा। डेल्टा एक्स जीरो है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव या उसके बीच में कोई होगा, क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव है ना। इसीलिए मैंने बोला था इसको याद कर लो, दिमाग में बैठा लो, जीरो पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। ये हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बहुत सही बात है। डिटेक्टर और आगे मूव किया, और आगे मूव किया तो इस जगह पे पहुंच गया। अब इस जगह पे डी डबल डैश, तो इस लोकेशन पे पाथ डिफरेंस कितना होगा, 5 पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स के लैम्डा। बाद लैम्डा। क्या इसी के बराबर होगा। और इस बार प्लस लेमडा ना होकर के माइनस लेमडा हो सकता है, जिसको हम लोग माइनस लेमडा भी लिखेंगे तो भी हमारा आंसर उतना ही निकलेगा। तो ये क्या चीज़ है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अरे हाँ या ना, समझ में आया क्या। यस सर। यस हाँ सर। सर। यस अब सर। इसको मैं नंबर लाइन पे डिनोट करता हूँ, कैसे हम लोग फास्ट वे में करेंगे। ये पूरा समझा दिया मैंने, लॉजिक क्या है, चीज़ें क्या है, क्यों कर रहे हैं हम लोग। अब इसको फास्ट वे में करने का तरीका, तो तरीका ये रहेगा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 3 लैम्डा, ये यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस है 4 लैम्डा। तो जब डिटेक्टर इस जगह पे था तो पाथ डिफरेंस कितना हुआ लैम्डा। जब डिटेक्टर बिल्कुल मिड पॉइंट पे गया तो पाथ डिफरेंस कितना हुआ 0। और जब डिटेक्टर बिल्कुल इस लोकेशन पे आया तो पाथ डिफरेंस कितना आया माइनस लैम्डा। माइनस लैम्डा। तो इस जगह पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इस जगह पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इस जगह पे कंस्ट्रक्टिव। बीच में कहीं नहीं, इधर से जब हम लोग इधर जा रहे थे तो पाथ डिफरेंस क्या हो रहा था, घटते जा रहा था। जैसे जैसे हम लोग इधर जा रहे हैं डेल्टा एक्स क्या होते जा रहा है, मैग्नीट्यूड में अगर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक घटा है,
और फिर यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एक्स क्या हुआ है, बड़ा है, मैग्नीट्यूड है ना। तो अगर पाथ डिफरेंस यहाँ पे लैम्डा है और इस जगह पे 0 है, तो बीच में कहीं ना कहीं पे पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 भी हुआ होगा। हाँ ये बात सबको समझ में आना चाहिए, मैं बता रहा हूँ फिर से, क्योंकि यहीं पे सबको प्रॉब्लम होता है बहुत सारे स्टूडेंट को, कि बीच में लैम्डा बाई 2 हमेशा क्यों लिखते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि जैसे जैसे डिस्टेंस घटते जा रहा है, वैसे वैसे पाथ डिफरेंस भी घटते जा रहा है ना। दोनों का वैल्यू का डिफरेंस क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है, और यहाँ पे पहुंचने के बाद 0 हुआ। तो इस लोकेशन पे पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हुआ होगा, और इस लोकेशन पे पाथ डिफरेंस कितना हुआ होगा, माइनस लैम्डा बाई 2 हुआ होगा बीच में कहीं ना कहीं पे। तो अगर मैं ए से बी तक जाऊं, तो इन दोनों लोकेशन पे क्या मिलेगा मुझे, मिनिमम, विच इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हाँ या ना, क्यों, देखो ऊपर मैंने लिख करके बताया, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हो तो क्या मिलेगा मुझे, डिस्ट्रक्टिव। ठीक है क्या, सर हाँ सर। डिस्ट्रक्टिव वाला वापस समझा। डिस्ट्रक्टिव वापस से समझाता हूँ, नया डायग्राम बना करके बताता हूँ। जितनी बार पूछोगे मैं बता दूंगा पहली बार, उसके बाद में, उसके बाद फिर तुम्हारा लॉजिक ही काम आएगा। इसमें बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंडिंग है। ये सोर्स S1 है और ये सोर्स S2 है। जब डिटेक्टर इस जगह पे था तो पाथ डिफरेंस कितना हुआ, लैम्डा। जब डिटेक्टर थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो ये x1 का वैल्यू क्या होगा, x1 का वैल्यू बढ़ा, और x2 का वैल्यू क्या होगा, घटा। घटी। तो ओवरऑल डेल्टा x का वैल्यू क्या हुआ, घटा। और वो एक टाइम ऐसा हुआ कि जब यहाँ पे पहुंचा तो 0 बन गया। तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ, बीच में कोई ना कोई एग्जैक्टली, मैं बीच नहीं बोल सकता हूँ कि एग्जैक्टली एकदम सेंटर पे। इस बात का ध्यान देना, अगर यहाँ पे स्केल है और ये 0 सेंटीमीटर और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे सपोज एक्स एक्सिस है और ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर है, तो ज़रूरी नहीं कि 0.5 पे ही तुम्हें लेमडा बाई 2 मिलेगा। हो सकता है यहाँ पे पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई 2 हो रहा हो। ठीक है क्या, हाँ सर। स्केल वाइज यस सर नहीं, समझा। स्केल वाइज नहीं। तो पाथ डिफरेंस तुम्हारा लेमडा बाई 2 हुआ इस लोकेशन पे, तो सेम पैटर्न तो यहाँ पे भी बन रहा है ना। यस सर हाँ। तो यहाँ पे भी पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई 2 होगा, और प्लस बोलो या माइनस, बात एक ही है। और इन दोनों लोकेशन पे क्या बनेगा मुझे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हमेशा तुम याद रख सकते हो, जैसे हम लोगों ने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखा, कहाँ कहाँ पे होता है डेल्टा एक्स, उसके लिए 0, लैम्डा, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा ऐसे। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ कहाँ पे होता है, डेल्टा एक्स जहाँ पे लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 होता है कितना है, 0.5 लैम्डा, या फिर 3 लैम्डा बाई 2 विच इज़ 1.5 लैम्डा। तुम अगर ध्यान से देखो तो ये सभी कंटिन्यूस में है, 0, 0.5 लैम्डा, फिर लैम्डा, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, 3.5, ऐसे मूव कर रहा है। मतलब कि अगर तुम्हारा 0 यहाँ पे है तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लैम्डा यहाँ पे है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसके बीच में एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो होगा ही होगा। समझ में आया क्या, फिर यहाँ पे होगा हाँ सर। 3 लैम्डा बाई 2, और यहाँ पे होगा 2 लैम्डा। तो दो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बीच में एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रहा है। क्लियर है तो क्या, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से एक ज्यादा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। वो डिपेंड करेगा सिचुएशंस पे। उस तरह के क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं बता सकते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नंबर में हमेशा ज़्यादा रहेगा या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नंबर में ज़्यादा रहेगा। ठीक है क्या, ऐसे क्वेश्चन करेंगे, वो तुम्हारे डाउट यस सर। जायज़ है, वो क्लियर हो जाएगा। तो आंसर बताओ, नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कितने हुए, नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब कि मैक्सिमम कितने हुए बताओ, 3।
और नंबर ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2 2 हो गया। कभी कभी क्वेश्चन में बोला जाता है कि इंक्लूडिंग पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो इंक्लूड कर लेना। और कभी कभी लिखा होगा एक्सक्लूडिंग पॉइंट ए एंड बी। ठीक है क्या? हाँ सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब हाँ सर। अब चलते हैं आगे और सॉरी एक क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए। इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड वेदर द ऑब्जर्वर और डिटेक्टर, जो भी मान रहा है, will hear a maximum sound or minimum sound if the wavelength of the source is first lambda is equals to 10 centimeter, lambda is equals to 5 centimeter, and third one is lambda is equals to 20 centimeter। ये सारी चीज़ ठीक है, सॉल्व करके बताओ। तो ये सोर्स है इस जगह पे, और इस जगह पे डिटेक्टर या फिर ऑब्जर्वर है, और ये ट्यूब है, और ये सारे डायमेंशंस दिए गए। सॉल्व करो। तो देखो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इसको सिंपल वे में करेंगे। जब इस तरीके से साउंड वेव निकलेंगे तो जो वेव्स हैं वो दो तरीके से इस ऑब्जर्वर या फिर डिटेक्टर के पास पहुंच सकते हैं। एक तो ये रास्ता तय करके, और दूसरा ये रास्ता तय करके। ठीक है, तो ये रास्ता तय करके जब पहुंचेगा तो इन दोनों वेव के बीच में फेज का डिफरेंस आ चुका होगा। अब अगर वो फेज का डिफरेंस कुछ इस तरीके से आया होगा कि वो दोनों सेम फेज में नहीं हो पा रहे, तो फिर उनका इंटरफेरेंस होगा और मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है। आउट ऑफ फेज होगा तो मिनिमा भी हो सकता है, सेम फेज में होगा तो मैक्सिमा भी मिल सकता है। तो चलो उसको चेक करते हैं। तो पहला जो वेव है ये वाला है, और ये दूसरा वेव है। तो x1 डिस्टेंस कितना हो जाएगा? देखो, क्या ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों वेव ने ट्रेवल किया, कॉमन है? बिल्कुल हाँ। तो उसको मैं लूँ क्यों? कोई लेने का मतलब तो है नहीं, क्योंकि x1 और x2 का जब वैल्यू निकालूंगा उसके बाद फिर मैं डेल्टा x निकालूंगा, विच इज x2 माइनस ऑफ x1। तो जब डेल्टा x निकाल ही रहा हूँ तो उसमें डिफरेंस तो ये दोनों कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो इसीलिए मैं सिर्फ वही ले रहा हूँ जो कि एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, जैसे कि ये वाला और ये वाला। क्या इतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है सेकंड वाले वेव ने? बिल्कुल। तो पाथ डिफरेंस डेल्टा x कितना हो जाएगा? x2 माइनस ऑफ x1 इज इक्वल्स टू 5 प्लस ऑफ 5, 10 सेंटीमीटर। हेलो। हाँ बोलो। अब डेल्टा फाई हम लोग कैसे निकालेंगे? फेज डिफरेंस, दैट इज k इंटू डेल्टा एक्स। k का वैल्यू क्या होता है? 2 पाई बाय लेमडा, और डेल्टा x पाथ डिफरेंस, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे निकाल के रखा। पाथ डिफरेंस हमारा चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ वेवलेंथ जरूर। सर 2/5 कैसे? क्या 2 बार 5 प्लस 5 कैसे किया? 5 प्लस 5 कैसे? अच्छा 5, ये 5 और 5 कैसे किया? जब मैं x2 का वैल्यू लिख रहा हूँ तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? एक बार ऊपर चढ़ने में एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया, और एक बार नीचे ट्रेवल करने में एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया, आया ना? तो x2 ने यस सर। इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया जिसको मैं 10 लिख सकता था, उसको 5 प्लस 5 लिखा हूँ।
ठीक है क्या? Yes, sir. तो अब डेल्टा फाइव फर्स्ट केस के लिए कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, तो डेल्टा फाइव विल बी इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा। लेमडा का वैल्यू कितना है ऊपर, 10, 10 इंटू 10, और दोनों सेंटीमीटर में कैंसिल आउट हो गया तो 2 पाई आया। डेल्टा फाइव अगर 2 पाई होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है या डिस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव Constructive. बिल्कुल। और डेल्टा फाइव इज इक्वल्स टू, मैं फिर से लिखूंगा 2 पाई बाई लेमडा। लेमडा का वैल्यू इस बार कितना है, 5, ये हो गया 5 इंटू, अब कितना पुट करूंगा मैं, डेल्टा एक्स तो हमारा उतना ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा 4 पाई। अगर फेज डिफरेंस 4 पाई है, इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव। Constructive है। और थर्ड लास्ट, जो कि अगर फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लेमडा विच इज 20 और डेल्टा एक्स 10 हुआ, तो डेल्टा फाइव कितना हो जाएगा, पाई। 5। पाई। इसमें कंस्ट्रक्टिव होगा या Constructive. डिस्ट्रक्टिव? Constructive. डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। इंटरफेरेंस, है ना? तो आई थिंक ये चीज़ तो मैं याद रखने के लिए बोला था। डेल्टा फाई अगर 2n पाई है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डेल्टा फाई अगर 2n+1 पाई/2 है, पाई/2 था या पाई था सर, लेमडा में पाई से, था सर। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्ट। इंटरफेरेंस। ये एक्चुअली में इवन मल्टीपल ऑफ पाई है और ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। चलो अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन ऐसा है, चलो एक पहले तो सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। ये सोर्स S1 है और ये सोर्स S2 है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है, इट इज मान लो 4 लैम्डा, ठीक है, 4 लैम्डा गिवन है। एक डिटेक्टर है जो कि इस लोकेशन पे है, और इस जगह से इसका डिस्टेंस गिवन है, इट इज d। तो बोला गया फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस by which detector should be moved such that it receives minimum, such that it receives minimum। और d का जो वैल्यू गिवन है, d इज इक्वल्स टू कितना ले लो, 5 λ/2। पहले सिंपल ही कर लेता हूँ, ठीक है, 5 λ/2, where lambda is the wavelength of both the sources, और दोनों सेम फेज में है, S1 और S2। ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं भी किया जाएगा तब भी हम लोग एज्यूम करके चलेंगे, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया गया है तब फिर हम लोग उसे काउंट करेंगे। सॉल्व करो इसको, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं और इसके पीछे लॉजिक क्या है उसे समझते हैं, क्योंकि अभी मैंने बहुत ही सिंपल सा दिया है वैल्यू, d इज इक्वल्स टू 5 λ/2, और इससे कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू भी गिवन हो सकता है। तो ये है सोर्स S1 और ये है सोर्स S2, और अगर डिटेक्टर अभी इस जगह पे है और ये कितने डिस्टेंस पे है वो हमें दिया गया 5/2 विच इज़ 2.5 लैम्डा, और 4 में से 2.5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1.5। 1.5 लैम्डा। तो मैं निकालना चाहता हूँ कि ये डेल्टा एक्स कितना है इस लोकेशन पर, पाथ डिफरेंस, है ना? तो पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू
2.5 लैम्डा माइनस ऑफ 1.5 लैम्डा कितना आ रहा है बोलो लैम्डा आ रहा है। लैम्डा। तो डिटेक्टर क्या रिसीव कर रहा है? अगर डिटेक्टर इस जगह पे है तो डिटेक्टर को पाथ डिफरेंस कितना नजर आ रहा है? लैम्डा। और लैम्डा पे क्या मिलता है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव मिलेगा। इंटरफेरेंस मिलता है। इसका मतलब अगर मुझे मिनिमा चाहिए तो डिटेक्टर को तो मूव करना ही पड़ेगा, या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में, किसी एक डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। ठीक है, डिटेक्टर का लोकेशन था तो ये जो साउंड वेव था इधर से आया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके? 2.5। ठीक है, और x1 डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया साउंड वेव ने इस तरीके से आकर, तो दोनों का पार्ट डिफरेंस ले लिया। पार्ट डिफरेंस से पता चला कि इस जगह पे डिटेक्टर को मैक्सिमा रिसीव हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स कितना होता है? सॉरी, लैम्डा बाई 2 होता है, 3 लैम्डा बाई 2 होता है, 5 लैम्डा बाई 2 होता है, और अप टू सो ऑन होता है ना। तो मैं मान लेता हूँ कि इसको एक्स डिस्टेंस मूव करना चाहिए। ठीक है, एक्स डिस्टेंस मूव करना चाहिए। तो अब मेरा नया डायग्राम कैसा होगा? ये सोर्स S2, ये सोर्स S1। बेसिकली डिटेक्टर इस तरफ होगा, ज़्यादा डिस्टेंस है। तो अगर इसने एक्स डिस्टेंस मूव इधर किया तो इधर से कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 1.5 लैम्डा माइनस ऑफ 1.5 एक्स, माइनस और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2.5 लैम्डा प्लस ऑफ एक्स, 2.5 लैम्डा प्लस एक्स। प्लस ऑफ एक्स हो जाएगा। तो अब पाथ डिफरेंस कितना होगा? कितना हो जाएगा पाथ डिफरेंस? 2.5 लैम्डा प्लस लैम्डा ऑफ प्लस एक्स 2x। माइनस ऑफ 1.5 लैम्डा माइनस ऑफ एक्स। और अगर इन दोनों को देखो तो ये दोनों का जो डिफरेंस था वो लैम्डा आया था, और माइनस लैम्डा प्लस 2x। लैम्डा प्लस 2x आया। तो पार्ट डिफरेंस ये आया। अब मेन क्वेश्चन आता है कि मैं इस डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना लूँ? लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, कितना लूँ? मेरी बात समझ में आई क्या तुम लोग को? मैं क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, समझ में आया तुम लोग को? हाँ सर। तो डेल्टा एक्स कितना लेना था? 3 लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 या 3 लैम्डा बाई 2 या 5 लैम्डा बाई 2? 3 लैम्डा बाई 2। चलो अब इसका आंसर तुम खुद दोगे, उसके लिए मैं तुम्हारा पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये सोर्स है 3 S2। लैम्डा बाई 2 या फिर लैम्डा बाई 2। या फिर नहीं होता है डेफिनेटली बोलना है। देखो, अगर डिटेक्टर इस जगह पे है तो पाथ डिफरेंस कितना होने वाला है? 0, जस्ट मिड पॉइंट पे। मेरी बात समझ में आई क्या? तो ये कितना पे होगा? 2 लैम्डा, और ये 2 लैम्डा। ठीक है अब इसको मैं धीरे धीरे इस तरफ करते जा रहा हूँ। जब डिटेक्टर एग्जैक्टली इस लोकेशन पे आ चुका होगा तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? सोर्स 1 ने तो कोई लेंथ ही ट्रेवल नहीं किया, कोई डिस्टेंस नहीं, लेकिन S2 ने तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4 लैम्डा। आया ना? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। ये एक बार नहीं समझ में आया तो फिर कभी नहीं समझ में आएगा, और आगे वेव ऑप्टिक्स में भी ये आता है। समझ में आया पार्ट डिफरेंस? S1 सोर्स यहीं पे है तो इसका वेव यहीं से मिल गया, और S2 तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके आया है, S2 का सोर्स का वेव, तो इसने कितना 4 डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो x2 माइनस ऑफ अगर x1 करेंगे तो x2 है तुम्हारा 4 लैम्डा, और इसने 0 डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4 लैम्डा। आई थिंक अब क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो ये पार्ट डिफरेंस हो गया 4 लैम्डा। तो बीच में कहीं ना कहीं पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा भी हुआ होगा, 2 लैम्डा भी हुआ होगा, और 3 लैम्डा भी हुआ होगा। आया ना? बोलो। हाँ। अरे बोलो, यस सर। रिस्पॉन्स जरूरी है तुम लोग का, पता तो चले समझ में भी यस आ रहा है सर। कि नहीं। हाँ, तो बीच में कहीं ना कहीं पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा भी हुआ होगा, 2 लैम्डा भी हुआ होगा, 3 लैम्डा भी हुआ होगा, जैसे जैसे डिटेक्टर इस तरफ मूव करते जाएगा। तो अभी क्वेश्चन में जो डिटेक्टर का पोजीशन दिया गया है वो ये वाला पोजीशन है यहाँ पे।
डिटेक्टर अभी इस लोकेशन पे है, और तुम अगर इस तरफ मूव कराओगे तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला मिलेगा, और यहाँ पे भी एक हाँ सर। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, और इस जगह पे भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। बताओ इस लोकेशन पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कितने का मिलेगा, कौन सा पार्ट डिफरेंस होगा? 3 lambda by 2. 3 लैम्डा बाय 2। 3 लैम्डा बाई 2। और इस जगह पे कितना होगा? 5 लैम्डा बाई 2। 5 lambda by 2, और इस जगह पे कितना होगा? 7 lambda. Lambda by 2. 7 लैम्डा बाई 2। 7 बाई 2 कितना होता है? 3.5। डिस्टेंस तुम्हें दिख रहा होगा ना, ये 3.5, फिर 4 हुआ, यहाँ पे 2.5, यस सर। इस जगह पे 1.5। आई थिंक अब बात क्लियर है। तो बताओ डेल्टा एक्स का वैल्यू मुझे क्या लेना चाहिए अब? लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, क्या लेना चाहिए? क्योंकि डिटेक्टर को मैंने इस तरफ मूव कराया है और उसको मिनिमा सुनाई देना है, तो इस लोकेशन पे आएगा, है ना? So 7 lambda by 2 होगा minimum सुनाई नहीं, डिटेक्टर तो अभी इस लोकेशन पे है। 3 लैम्डा बाय 2। 3 लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाय 2। ये आ गया 3 लैम्डा बाई 2। 3 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस ऑफ 2x। अब कितना आ रहा है आंसर, देखो जल्दी से। ये 1.5 माइनस ऑफ Lambda 1, by 4. लैम्डा इज इक्वल्स टू 2x, सो x इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4। इतना डिस्टेंस इसको किधर खिसकाना है? लेफ्ट के डायरेक्शन में। अच्छा, डिटेक्टर को आपने लेफ्ट क्यों खिसकाया, राइट क्यों नहीं खिसकाया? लेफ्ट में भी खिसकाएंगे तो भी मुझे एक मिनिमा मिल सकता है, और राइट में भी खिसकाएंगे तो भी एक मिनिमा मिल सकता है, क्योंकि डिटेक्टर अभी एक ऐसे लोकेशन पे है जहाँ पे पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स कितना है? लैम्डा है। तो इधर अगर हम लोग जाते हैं तो लैम्डा बाई 2 का मिनिमा, सॉरी 3 लैम्डा बाई 2 वाला मिनिमा मिलता है, और अगर हम लोग इधर जाते हैं तो लैम्डा बाय 2 वाला मिनिमा मिलता है। तो लेट से कि मैंने इसको इधर खिसकाया, तो इधर से कितना डिस्टेंस हो जाएगा? कितना था पहले? 1.5 था ना, 1.5 lambda था, फिर प्लस प्लस ऑफ 6 हो एक्स, जाएगा. और इधर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2.5 लैम्डा 2.5 माइनस ऑफ lambda एक्स। minus. अब पार्ट डिफरेंस कितना हुआ? डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 2.5 लैम्डा माइनस ऑफ एक्स, माइनस ऑफ 1.5 लैम्डा प्लस ऑफ एक्स। कितना आ रहा है ये? लैम्डा माइनस ऑफ 2x, Minus 2x. और ये कितना आ गया? डेल्टा एक्स का वैल्यू लैम्डा बाई 2, है ना? डेल्टा एक्स का वैल्यू लैम्डा बाई 2 आ गया। अब चेक करो कितना आ रहा है वैल्यू। Lambda by 4. इसको इस तरफ कर दिया, लैम्डा माइनस ऑफ लैम्डा बाई 2, और ये लैम्डा बाई 2, सो एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई। तो तुम चाहे लेफ्ट में खिसकाओ चाहे राइट में खिसकाओ, ये एक ऐसा लोकेशन है, ये एक ऐसा लोकेशन है कि तुम इसको लेफ्ट में खिसकाते चाहे राइट में खिसकाते, दोनों के लिए एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस ट्रेवल कराने की ज़रूरत पड़ रही, क्योंकि ये सिमेट्रिक पोजीशन पे है। लेकिन अगर वो लैम्डा पे डिटेक्टर ना हो करके 1.1 लैम्डा पे होता तो क्लोज किससे पड़ता? 1.5 लैम्डा के क्लोज पड़ता, है ना? यहाँ पे तो 0.5 लैम्डा है ना, हाँ. तो इधर से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता इसको, डिटेक्टर अगर इस लोकेशन पे होता तो। ठीक है, क्या समझ में आया? तो अच्छे तो इसका क्वेश्चन में मिनिमम 3 lambda by 2 क्यों आया था? क्या 3 लैम्डा बाई 2? तो इसका मिनिमम 3 lambda by 2 क्यों आया था? मिनिमा 3 लैम्डा बाई 2 क्यों आया? लैम्डा यस का सर। मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1 के बाद कितना आएगा? 1.5 ही आएगा ना, इसके बाद 2 आएगा, 2 के सर बाद क्या आएगा? मिनिमम सुनने के लिए तो 2.5। मिनिमम सुनने के लिए तो दूर जाना चाहिए ना, तो ये तो पास में है। क्या पास में दूर में? पास दूर नहीं देखा जाता है, मिनिमा के लिए डेल्टा एक्स को देखा जाता है। डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए? अगर लैम्डा बाई 2 या फिर 3 लैम्डा बाई 2, ये अगर हो रहा है तो पास रहे या दूर रहे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मिनिमा मिलेगा। ठीक है, यस सर समझा। चलो। हाँ, तो अच्छे क्वेश्चन में तुम्हें डेल्टा एक्स जो है 1.1 लैम्डा दिया जाता, ताकि एक टफ क्वेश्चन बनता और तुम्हें
अच्छे तरीके से क्वेश्चन करने की जरूरत। एक और क्वेश्चन करते हैं और कुछ इस टाइप का है। एक ट्यूब है, आई थिंक इसका नाम क्विंस ट्यूब है। ये इस टाइप का ट्यूब होता है। बन नहीं पा रहा है इसे। ग्राफिक टैबलेट है ना, जिस पे इसका हाथ अच्छे से बैठा हुआ है वो अच्छे से ड्राइंग कर लेगा। मैंने कितने लोगों को देखा है काफ़ी बढ़िया ड्राइंग कर लेते हैं ग्राफिक टैबलेट पे। फोटोशॉप अगर कोई इलस्ट्रेटर वगैरह चलाता होगा तो उसे पता होगा। किसी ने सीखा है क्या? हाँ सर। ये सब हमारे बस की बात नहीं है। पढ़ाई हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग यूट्यूबर हैं जो कि इन सभी चीज़ों का काम करते हैं, तो उनको ये हर एक चीज़ करना पड़ता है, एडिटिंग से नहीं लेकर सर, के। वो लोग कुछ कुछ के लिए ये भी लगाते हैं, मतलब एडिटर वगैरह भी लेते हैं अच्छा, हायर स्पेशल। करते हैं क्या? हाँ, नहीं कुछ कुछ खुद से करते हैं, हाँ स्टार्टिंग सर। में जो तो खुद बड़े से ही रहते हैं करते वो वाले। हाँ, हैं। हाँ, मतलब अब तो बड़े बड़े लोग हो थोड़ा गए। थोड़ा कमल थोड़ा कमा लिया तो फिर एडिटर हायर कर सकते हैं। स्टार्टिंग में तो खुद से करना पड़ता है। नहीं स्टार्टिंग तो में खुद फिर से। जो रहते हैं ना, जिन लोग को आता है, दोस्त लोग को या फिर उसको, उससे अपन करवा सकते हैं। हाँ, लेकिन डिपेंडेंट रहोगे तो तुम्हारा प्रोग्रेस रुक जाएगा। कितना बार तुम उसको बोलोगे, वो भी एक दिन मना कर देगा। अदरवाइज पार्टनरशिप में करना पड़ेगा तुम्हें। अरे उसको भी हायर करने का। सबको हायर करना तुम। स्टार्टिंग में फंड्स नहीं होते हैं ना। एक बार तुम्हारे सब्सक्राइबर ढेर सारे पहुंच गए मिलियंस में, उसके बाद फिर तुम जितना लोगों को हायर करना चाहते हो कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में तो रिस्क कोई नहीं लेता है, अनटिल अनलेस वो पहले से पॉपुलर हो। चलो, तो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है कि ये जो सोर्स है इस जगह से साउंड इमिट कर रहा है, और ये लेंथ वगैरह इसके डायमेंशंस वगैरह गिवन होंगे, और इस जगह पे डिटेक्टर है। तो क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द डिस्टेंस बाय विच ट्यूब should be moved up such that detector receives the minima for the second time। ठीक है, और स्टार्टिंग में ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है वो सेम दिया गया है। ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है ये सेम दिया गया है। सॉल्व करो। तो देखो, इसमें क्या करना पड़ेगा हमें। अगर मैं ट्यूब को लिफ्ट करूँगा ऊपर, तो लिफ्ट करने के कारण से क्या होगा, जो साउंड वेव्स होंगे वो एक तो इधर से ट्रैवल करके आएंगे और डिटेक्टर तक पहुंचेगा। इवन तुम ये जो एक्सपेरिमेंट है घर पे भी कर सकते हो, और तुम्हें रियली डिफरेंस सुनाई देगा। अलग अलग तरीके से आवाज़ का इंटेंसिटी में चेंज सुनाई देगा। पहले एक बार सुनाई देगा, मैक्सिमम आवाज़ सुनाई दे रहा है, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, उसके बाद फिर आवाज़ बढ़ने लग जाएगा। रूम के अंदर तुम कभी कभी स्पॉट करते होगे कि एक लोकेशन ऐसा होता है जहाँ पे आवाज़ कम आती है। स्पीकर ऑन कर दिए तो अलग बात है, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कोई कोई जगह पे बाहर से अगर कोई आवाज़ आ रही हो, तो रूम के इस जगह पे, जैसे कि ये रूम है और कोई बाहर से आवाज़ आ रही है कम ध्वनि का, तो यहाँ पे रहते हैं तो ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती है, यहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा कम होता है, यहाँ पे ज़्यादा होता है, कम। आवाज़ जो है हर एक जगह पे अलग अलग इंटेंसिटी की सुनाई देती है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। जब वेव्स डिफरेंट पाथ ट्रेवल करके आएंगे तो वो क्या करेंगे, इंटरफेरेंस करेंगे।
और इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा वो उसके पाथ डिफरेंस या फिर फेज डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो इस डिस्टेंस को मैं x1 बोल लेता हूँ और इस डिस्टेंस को मैं x2 बोल लेता हूँ। तो अभी पाथ डिफरेंस कितना होगा? 0, क्योंकि जीरो। सारा, हाँ बिल्कुल 0 होगा क्योंकि सारा का सारा डिस्टेंस सेम है। तो मैंने क्या बताया था, अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसके बाद फिर क्या आता है? पाथ डिफरेंस λ/2, जहाँ पे मिलेगा तुम्हें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसके बाद पाथ डिफरेंस क्या होगा? जैसे जैसे मैं इस ट्यूब को लैम्डा ऊपर करते जाऊंगा, ट्यूब को ऊपर करते जाऊंगा, वैसे वैसे पाथ डिफरेंस बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये जो वेव है ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगा और ये उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगा। लैम्डा हो जाएगा, उसके बाद 3λ/2 हो जाएगा। यहाँ पे एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि सेकेंड टाइम जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उसको सुनाई देगा तो उसके लिए मुझे कितना डिस्टेंस इसको लिफ्ट करना चाहिए। तो मान लेता हूँ कि x डिस्टेंस लिफ्ट करना चाहिए, तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? हमेशा डिफरेंस की बात हम लोग कर रहे हैं। तो क्या इतना सा लेंथ कॉमन था पहले? ये लेंथ भी कॉमन था, बिल्कुल है। तो एक्स्ट्रा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, डेल्टा एक्स कितना हो गया? 2x। पाथ डिफरेंस कितना हो गया? 2x के बराबर, क्योंकि ये जो वेव है 2x डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है इसके कंपैरिजन में। और सेकेंड टाइम के लिए डेल्टा एक्स का वैल्यू 3λ/2 होना चाहिए। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3λ/2। क्या आ गया आंसर? आया था? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज पूरा क्वेश्चन ही कराओगे यहाँ पे? क्या बोल रहे हो? सर जरा ऊपर। नहीं, क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट तरह के मैं करा दूंगा, उसके बाद फिर मैं आगे टॉपिक पे जा सकता हूँ ना। ये इम्पोर्टेंट है इसीलिए मैं इसमें थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। यस। जैसे देखो ये क्वेश्चन, ये बिल्कुल नया है। ये S1 सोर्स है और ये S2 सोर्स है और ये है y एक्सिस, और इस y एक्सिस पे डिटेक्टर जो है मूव कर रहा है। ये प्लस इन्फिनिटी तक गया हुआ है और ये माइनस ऑफ इन्फिनिटी तक गया हुआ है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस गिवन है दैट इज 4λ और इसके बीच का डिस्टेंस है 3λ। क्वेश्चन पूछा गया कि अगर डिटेक्टर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक मूव करता है तो वो कितना मैक्सिमा और मिनिमा डिटेक्ट करेगा। फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा detected by the detector if it moves from minus of infinity to plus infinity. Lambda is the wavelength of both the source. 4λ और ये 3। देखो यस। इस जगह पे सोर्स है S1 और इस जगह पे सोर्स है S2। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना इस क्वेश्चन से जो मैं बताने वाला हूँ। इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है? 4λ। 4λ। तो जब डिटेक्टर बिल्कुल ही सेंटर पे होगा, एक ऐसा लोकेशन जहाँ से दोनों का पाथ सेम हो, यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या मिलेगा? 0, यस सर। क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ऊपर जा सकता हूँ या फिर नीचे जा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ऊपर जा रहा हूँ और ऊपर जाते 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 मैं बिल्कुल ही इन्फिनिटी पे पहुँच गया। कहाँ पे? प्लस ऑफ इन्फिनिटी। तो प्लस इन्फिनिटी पे 4λ रहेगा। पाथ डिफरेंस कितना होगा? अब 4λ। इन्फिनिटी, हाँ अब इन्फिनिटी का बात मैं समझाता हूँ। इन्फिनिटी होता क्या है? इन्फिनिटी अगर मुझे इसे डिटेक्टर को लेकर के जाना है तो तुम दो तरीके से लेके जा सकते हो। ये दोनों
जो सोर्सेस हैं S1 और S2 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम कर दो तो ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। और इस डिस्टेंस को मैं काफ़ी ज़्यादा छोटा कर लूँगा तो भी ये जो डिस्टेंस कहलाएगा वो इन्फिनिटी कहला सकता है। तो जब मैं इन्फिनिटी पे पहुंच जाऊँगा, सोचो तुम एक लोकेशन ढूंढते, ठीक है, मान लो कि तुम मुंबई में हो और तुम बहुत दूर गए, बहुत दूर गए, बहुत दूर गए, तो क्या मुंबई में जो टावर होगा बहुत दूर चले जाओगे तो क्या ये टावर तुम्हें बिल्कुल ही छोटा सा दिखेगा? पॉइंट से यस सर। है ना, बहुत ही छोटा, जितना तुम दूर जाओगे उतना छोटा। और तुम अगर इन्फिनिटी पे चले गए तो क्या ये बहुत ही ज़्यादा छोटा दिखेगा तुम्हें? तो यहाँ से जो रेज आ रहे होंगे, क्या उस रेज को तुम ऑलमोस्ट पैरेलल मान सकते हो? बिल्डिंग से रेज यस निकलने सर वाली, है ना? वही काम यहाँ पे हुआ, जब इन्फिनिटी पे डिटेक्टर चला गया तो डिटेक्टर इन्फिनिटी पे जाने के कारण से यहाँ पे जो सोर्सेस थे वो एकदम छोटे छोटे से दिखने लग गए और उससे निकलने वाला जो वेव था वो ऐसे करके ट्रैवल किया और दूसरा वेव यहाँ से निकला और इस तरीके से ट्रैवल किया, जो कि ऑलमोस्ट पैरेलल है। अगर ऑलमोस्ट पैरेलल है तो इन दोनों के बीच में पाथ का जो डिफरेंस होगा क्या बस इतना सा ही होगा, यस सर विच इज 4 लैम्डा, विच इज 4 यस लैम्डा। सर तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस होने वाला है वो 4 लैम्डा के बराबर होने वाला है। बस अगर तुम्हारा ये दो काम हो गए, वैसे ही नेगेटिव इन्फिनिटी तक भी हाँ, अब तुम वही सेम काम माइनस ऑफ इन्फिनिटी के लिए बोल सकते हो कि यहाँ पे भी अगर डिटेक्टर पहुंच जाएगा तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, -4 लैम्डा नेगेटिव। बस अब हमारा काम खत्म हो गया। अगर इस जगह पे 0 पे है तो पार्ट डिफरेंस 0, इस जगह पे इन्फिनिटी पे है तो पार्ट डिफरेंस 4 लैम्डा, और नीचे गया तो वो माइनस पे 4 लैम्डा हम लोग बोल सकते हैं। तो ऊपर कहीं ना कहीं पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा भी हुआ होगा, 2 लैम्डा भी हुआ होगा और 3 लैम्डा भी हुआ होगा। सेम वे में नीचे अगर जाएंगे तो माइनस लैम्डा, -2 लैम्डा, माइनस ऑफ 3 लैम्डा होगा। तो कितने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो बने हैं वो 9 बना है। फिर डिटेक्टर माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक मूव किया तो क्लियर है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कितने बनेंगे? तुम्हें पता है दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा होता है, तो क्या इस जगह पे एक मिनिमा होगा, इस जगह पे होगा, इस जगह पे होगा, इस जगह पे, इन सभी लोकेशन पे होगा। तो कितना मिनिमा हुआ? 1 2 3 4 8। 6 7 8। नंबर ऑफ मिनिमा इज 8। ये होगा आंसर। सर डाउट हाँ बोलो। सर लाइक वो डिफरेंस 4 लैम्डा तो होगा बट 4 लैम्डा से जस्ट कम जैसा होगा ना, लाइक 4 लैम्डा इन्फिनिटी की टच नहीं बात हो रही करेगा है, ना। इन्फिनिटी की बात है भी। अगर इन्फिनिटी है तो 4 लैम्डा ही तुम्हें लेना। इन्फिनिटी का मतलब क्या है? बहुत ही ज़्यादा दूर। उस समय ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या पूरा ही पैरेलल हो जाएगा, सिर्फ इतना सा ही डिस्टेंस बचेगा सर 4 लैम्डा के बराबर। तो क्वेश्चन में बोला जाएगा कि इन्फिनिटी को इंक्लूड करना है, इंक्लूड करना है तो इस 4 लैम्डा वाले मैक्सिमा को इंक्लूड करेंगे, और अगर एक्सक्लूड करके बोला होगा तो इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ इन्फिनिटी पे ओके मैक्सिमा बनेगा, ये हमेशा लेना है। सर। 4 लैम्डा इन्फिनिटी उसकी नहीं एक बोला था अप्रोक्सीमेट तो वैल्यू है। 7 हाँ कोई नहीं एक बोलो, लेते ना 4 लैम्डा। कोई एक बोलो। सर 4 लैम्डा एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, मतलब 3.99 करके कुछ तो बहुत बड़ा सर है, उसको 4 लैम्डा लेते लेकिन हैं। उसको इन्फिनिटी पे हम लोग 4 लैम्डा लेते हैं और वहां पे भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम लोग बोलते हैं, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन करना है ना। ये बात तुम्हें पता है, हमें पता है, लेकिन क्वेश्चन के लिए ये यस सर 4 लैम्डा, ठीक है। यस सर चलो, तो ये चीज़ हो गया कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। तो इस क्वेश्चन को फटाफट कर लो। क्वेश्चन ऐसा है कि इस बार सोर्स को मैं इस तरीके से रखा हूँ, ये सोर्स S1 और ये सोर्स S2, और जो डिटेक्टर है वो फिर से प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक मूव कर रहा है एक्स एक्सिस पे।
और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4.5 लैम्डा है। बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा detected by the detector if it moves from minus of infinity plus infinity। सॉल्व करो इसको। देखो, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकालेंगे कहाँ कहाँ पे होगा। तो मैं पहले दो लोकेशन पे देखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले इस लोकेशन पे जब डिटेक्टर होगा तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा एक्स यस 4.5 लैम्डा के बराबर। और अगर इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा तो डेल्टा एक्स कितने Zero. हो जाएगा, ज़ीरो हो Zero. जाएगा, क्योंकि जो पॉइंट्स होंगे या फिर सोर्सेस होंगे वो ऐसे हो जाएंगे और ये हमारा प्लस इन्फिनिटी, तो दोनों से डिस्टेंस तो सेम हो गया ना, ऑलमोस्ट, तो ज़ीरो हो गया। Yes, sir. तो बीच में कहीं ना कहीं पे अब तुम्हारा 4 लैम्डा हुआ होगा, 3 लैम्डा हुआ होगा, 2 लैम्डा हुआ होगा, लैम्डा हुआ होगा, और इस जगह पे तो ज़ीरो ही हो रहा है। तो कितना हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, 1 2 3 4 5, 5 इधर और 5 इधर, तो टोटल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कितने हो गए, 10। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कितने, हर एक दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा होगा, इस जगह पे, तो इधर, वो भी 5. इधर, इधर, लेकिन एक ये भी तो मिनिमा है, ये भी तो मिनिमा हाँ है, सर 4.5 लैम्डा इज ऑल्सो मिनिमा, ठीक है। Yes, sir. तो 1 2 3 4, 4 इधर मिनिमा होगा, 4 इधर होगा, और एक एक्स्ट्रा ये मिनिमा, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कितना हुआ, 9। No. कितने लोग का आया था, 3 4 लोग क्या है। चलो अब आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें टफ क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम लोग। एक सर्कल है और सर्कल पे सेंटर से सेम डिस्टेंस है दोनों का, सिमेट्रिकल लोकेशंस पे सोर्सेस रखा हुआ है S1 एंड S2, दोनों सोर्स डायमीटर पे लाई करता है ना, ऐसा। और इन दोनों सोर्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो दिया गया है 20 सेंटीमीटर, और जो डिटेक्टर है वो सर्कल पे मूव कर रहा है ना, सर्कल पे मूव कर रहा है। तो पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा detected by the detector if by the detector if by the detector for one revolution, for one revolution, if the wavelength of both S1 and S2 are कितना ले लो 4 सेंटीमीटर। सॉल्व करो इसको। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, और लैम्डा कितना दिया, 4 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस जो दोनों के बीच में गिवन है डेट इज 20 सेंटीमीटर।
तो अगर मैं इसको लैम्डा के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा 5 लैम्डा, डी कितना हो जाएगा 5 लैम्डा। बस इसी चीज़ की मुझे ज़रूरत है और मैंने एक बड़ा सा सर्कल बना दिया और दोनों सोर्सेस को प्लेस कर देता हूँ, एक सोर्स इस जगह पे, एक सोर्स इस जगह पे। S1 एंड S2 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज 5 लैम्डा। और इस जगह पे अगर डिटेक्टर होगा तो कितना पाथ डिफरेंस है इन दोनों के बीच में 5 लैम्डा। डिटेक्टर इस जगह पे 5 है तो पाथ डिफरेंस 5 लैम्डा होगा और यहाँ पे क्या बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर डिटेक्टर इस जगह पे पहुंच गया तो 0। पाथ डिफरेंस हो जाएगा 0, डेल्टा एक्स हो जाएगा 0। क्या ये भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है? हाँ तो समझो क्या ये 5 लैम्डा से जैसे जैसे डिटेक्टर मूव करते गया इधर तो 5 लैम्डा से घटते घटते उसका पाथ डिफरेंस 0 के बराबर हो गया। तो बीच में कहीं ना कहीं पे 4 लैम्डा भी पाथ डिफरेंस आया होगा, 3 लैम्डा भी आया होगा, 2 लैम्डा भी आया होगा और लैम्डा पाथ डिफरेंस भी आया होगा। समझ में आ रहा है क्या? पाथ Yes, sir. डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। तो इन सभी लोकेशंस पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना होगा। और इधर भी अगर डिटेक्टर आ जाएगा तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस फिर से डिटेक्टर को कितना मिलेगा 5 लैम्डा के बराबर। और इधर अगर 5 लैम्डा है तो वापस से सेम पैटर्न फॉलो होगा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, फिर से सेम पैटर्न इधर फॉलो होगा, 0 हो 20 जाएगा। होंगे तो फिर इसमें। हाँ बता रहा हूँ, ये हो जाएगा 4 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, फिर लैम्डा, फिर 0, सेम लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड 4 लैम्डा। एक तो तरीका ये है कि काउंट कर लो टोटल, है ना, काउंट करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कितना है। और दूसरा तरीका ये है कि मैं 1 क्वार्टर में काउंट कर लेता हूँ कितने हैं टोटल। तो 1 2 3 4 5 6, एक क्वार्टर में 6 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो 6 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो चारों में कितना हो जाएगा 6 इंटू 4 24। लेकिन इसमें मैंने रिपीट कर दिया कुछ चीज़ों को। किसको किसको रिपीट कर दिया? 5 लैम्डा। क्या इसको मैं दोनों 5 लैम्डा इधर दोनों वाले में भी 0 थे। काउंट कर लिया और इस तरफ वाले में भी काउंट किया, है ना? हाँ से हाँ सर। और इस वाले को भी वही काम किया मैंने, इधर वाले में भी काउंट कर लिया और 21 इधर वाले में भी काउंट कर लिया। बताओ 20 कितना होना चाहिए? 20। तो अगर मुझे माइनस करना हो तो एक इसमें से माइनस करेंगे, ये एक सर इसमें से माइनस करेंगे। लेकिन ये 0 वाला भी तो मैंने फिर से काउंट कर लिया, इधर भी और इधर भी। और ये 0 वाला भी 2 बार काउंट हो चुका है, इधर भी और इधर भी। एक इसके लिए माइनस करना होगा और एक इसके लिए माइनस करना होगा। तो टोटल कितना माइनस करना है मुझे 4। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कितना हो जाएगा 24 माइनस 1। या फिर तुम इसको काउंट कर लो कितना है 1 2 3 4, टोटल 4 है। तो 4 इंटू 4 कर लो प्लस 1 2 3 4, 20 आएगा। जैसा भी कन्वीनियंट पे लगे तुम कर सकते हो। तो नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारे पास आ गया 20 और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हर एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बीच में एक डिस्ट्रक्टिव होगा। 1 2 3 4 5, 5 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस वाले में, तो इसमें भी 5 सेम होगा, सर 20 इसमें भी 5 और इसमें भी। तो टोटल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कितना हो गया 20। ठीक है क्या?
अब ऐसा ये सर 5 ठीक है लैम्डा सर। के जगह पे अलग अलग वैल्यूज दिए जा सकते हैं। इस सर्कल के जगह पे तुम्हें इलिप्टिकल फॉर्मेशन दिया जा सकता है। कॉन्सेप्ट लेकिन फिर से वही है। ठीक है, चलो हाँ सर। यस अब सर। आगे चलते हैं हम लोग। एक एडवांस लेवल का प्रॉब्लम देता हूँ और क्वेश्चन ऐसा है, दो सोर्सेस हैं S1 एंड S2। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है, स्मॉल d। और इसका वेवलेंथ लैम्डा है और इसका भी वेवलेंथ लैम्डा है। और ये है x एक्सिस, जहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 था, डेल्टा x जहाँ पे 0 था, उस जगह से कितना डिस्टेंस ऊपर जाना चाहिए, y। ठीक है, y पूछा गया ताकि मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकाल सकूं। और ये जो डिस्टेंस गिवन है, इस डिस्टेंस को e दिया है। पूछा गया फाइंड y such find y for maxima or minimum, for maxima or minimum. Assume lambda is much less than d and d is much less than e। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, देखता हूँ कितने लोग करके लेके आते हैं। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नोट कर लिया ना सभी ने? यस सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है, अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव। लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव, याद करो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स में कि इंटरफेरेंस ऑफ वेव दो तरीके से हो सकता है। अगर दो वेव्स सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए आपस में इंटरफेरेंस कर रहे हो तो, और अगर वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो और एक दूसरे से कंबाइन किए तो पहला केस तो ऊपर हम लोगों ने किया, दिस वन इज सेकेंड केस, केस 2। और इसी को हम लोग सेकेंड स्टैंडिंग वेव के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडिंग वेव हम लोगों ने वेव ऑन स्ट्रिंग में पढ़ा हुआ है, याद है ना? एग्जैक्टली उसी का फॉर्मेट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अगर डिस्प्लेसमेंट वेव लिखा मैंने S1 इज इक्वल्स टू एस नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, अगर ये S1 सोर्स है और ये S2 वेव है, तो S1 S2 आर डिस्प्लेसमेंट वेव्स। ठीक है, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट वेव है। इस तरीके से प्रेशर वेव भी हो सकता है, लेकिन प्रेशर वेव को मैं अभी दिखा नहीं रहा। लेट्स से दिस वन इज ऑल्सो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ के एक्स। प्लस क्यों डाला? क्योंकि ये इस डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है इसलिए। और जब ये दोनों आपस में इंटरफेयर करेंगे तो एस रिजल्टेंट कितना मिलेगा? दैट विल बी S1 प्लस ऑफ S2। और दोनों के वैल्यूज हम लोग पुट करते हैं, एस नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस एस नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ के एक्स। और इसको हम लोगों ने लास्ट टाइम सॉल्व किया था, याद होगा तुम्हें? और जब सॉल्व किया था तो कितना निकल के आया था? बोलो, 2 एस नॉट कॉस के एक्स साइन ऑफ ओमेगा टी। वेव ऑन स्ट्रिंग अगर अच्छे तरीके से तुमने देखा है, याद किया है, तो मैं तुम्हें अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि ये तुम्हारा स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन निकल कर के आया था, स्टैंडिंग वेव। और फिर इसमें हम लोगों ने बोला था कि ये जो है, ये क्या है? एम्पलीट्यूड किसका? डिस्प्लेसमेंट वेव, रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो ये होगा।
और एम्पलीट्यूड किस बात पे डिपेंड कर रहा है, कॉस के एक्स पे, मतलब किसी भी पर्टिकुलर एक्स डिस्टेंस पे जाएंगे तो वहाँ का जो पार्टिकल होगा उसका एम्पलीट्यूड इस तरीके से दिया जाएगा, कॉस ऑफ के एक्स। ये किस तरीके से ऑसिलेशन या वाइब्रेशन कर रहा होगा, ऐसा, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ट्रांसवर्स में तो परपेंडिकुलर था, जो कि स्ट्रिंग के केस में हम लोगों ने दिखाया था। ठीक है क्या, तो ये सारे फॉर्मेशंस हो सकते हैं। तो इसमें हम लोग को क्या मिला था, नोड्स मिला था और एंटी नोड्स मिला था। बताओ नोड्स के लिए क्या हम लोग बोलते हैं, बोलो। नोड्स कौन सा लोकेशन होता है जहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। हाँ ये क्या चीज़ होगा, ज़ीरो। और अगर ये ज़ीरो है तो कॉस के एक्स क्या होना चाहिए, ज़ीरो। तो इधर से तुम्हारे पास के एक्स का वैल्यू आ जाएगा, डेट शुड बी पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू अप टू सो ऑन। के एक्स कितना होना चाहिए, 2n प्लस 1 पाई बाई टू। एन का वैल्यू इसमें 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, और के का वैल्यू पुट कर लेता हूँ, विच इज़ 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। हर एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, एग्जैक्टली सेम टू सेम वेव ऑन ए स्ट्रिंग से कॉपी किया जा रहा है, ऐसा तुम समझ लो। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 4। तो इन सभी लोकेशंस पे क्या बनेंगे, नोड्स बनेंगे। नोट्स। लेकिन इन सभी लोकेशन पे नोड्स तभी बनेगा जब हमारा फंक्शन कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने वेव ऑन स्ट्रिंग में भी बताया था। इसके 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो जनरल फार्मूला क्या बताया था, जनरल फार्मूला 2s नॉट साइन ऑफ के एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस बीटा, जिसमें अल्फा और बीटा का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रखने पे तुम्हें अलग अलग वैल्यूज मिल सकते हैं। ये साइन साइन में हो सकता है, ये कॉस साइन में हो सकता है, ये कॉस कॉस हो सकता है, या फिर साइन कॉस हो सकता है, ये सारे कॉम्बिनेशन। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला फंक्शन के लिए वैलिड है। एंटी नोड्स के बारे में बात करते हैं। एंटी नोड्स क्या होता है बताओ, जहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या फिर एम्पलीट्यूड सबसे मैक्सिमम मिल रहा हो, उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि एस नॉट आर शुड बी मैक्सिमम। तो कॉस ऑफ के एक्स का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, प्लस माइनस 1, और के एक्स जो है प्लस माइनस 1 इन सभी वैल्यूज़ के लिए हो सकता है अप टू सो। सो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, के का वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा पुट करने के बाद एन लैम्डा बाय 2 होगा। इन सभी लोकेशंस पे हमें क्या मिलेंगे, एंटी नोड्स। और इन सभी लोकेशन पे नोड्स मिलेंगे। खैर ये सब चीज़ तो हम लोग पहले से ही जानते थे। ये नोड्स और एंटी नोड्स का जो लोकेशन है ये डिस्प्लेसमेंट वेव के लिए बताया गया। These positions are for positions are for किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट वेव। अब बात करते हैं प्रेशर वेव के लिए। क्या जिस लोकेशन पे डिस्प्लेसमेंट का नोड है, क्या उसी लोकेशन पे प्रेशर का भी नोड बनेगा क्या, बताओ, या कुछ और होगा। तुम्हें पता है पाई कि बाई टू। डिस्प्लेसमेंट वेव का जो इक्वेशन होता है वो कैसा होता है, एस नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स होता है। और जब
प्रेशर वेव का देखते हैं तो वो होता है पी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस पाई बाई टू, प्लस है ना। पाई बाई टू फेज से आगे होता है, तो पाई बाई टू फेज से आगे होने के कारण से जिस जगह पे डिस्प्लेसमेंट का नोड होता है उस जगह पे प्रेशर वेव का एंटी नोड बनता है। ठीक है क्या? तो मैं इस चीज को नोट में डाल करके लिख देता हूँ। Since there is a phase difference of pi by 2 between displacement wave and pressure wave, so at the position where displacement wave nodes is present, there will exist antinode for pressure wave and vice versa। इसको मैं पिक्टोरियल भी बना देता हूँ। तो x इज इक्वल्स टू, अगर मैं 2n+1 लैम्डा बाई 2 सॉरी लैम्डा बाई 4 बोल रहा हूँ, तो ये जो लोकेशन है ऊपर वाले फंक्शन के लिए डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड के लिए, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड का है। लेकिन इन सभी लोकेशन पे प्रेशर वेव का क्या बनेगा? नोड्स बनेंगे। नोड्स प्रेशर का नोड्स बनेगा। और जिस लोकेशन पे डिस्प्लेसमेंट का नोड्स बन रहा है उन सभी लोकेशन पे प्रेशर का क्या होगा? एंटी नोड्स। और इसको ग्राफ से समझते हैं। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, डिस्प्लेसमेंट वेव का, डिस्प्लेसमेंट वेव का ग्राफ, ऊपर अगर फंक्शन जिससे डिराइव करा है मैंने, अगर उस फंक्शन को लोगे तो यहाँ पे बनेगा नोड। ठीक है, ये चीज़ चेंज हो जाएगा। उसके लिए ये आ जाएगा नोड, तो प्रेशर का क्या बन जाएगा? एंटी नोड। और अगर इसके लिए भी वही चीज़ यहाँ पे लिख दो, एंटी नोड, तो इसके लिए नोड। और अगर हमारा फंक्शन ऐसा रहा साइन में 2s0 साइन ऑफ kx, s0 ऑफ रिजल्टेंट, तो इस वाले के लिए ये वाला होगा। ये s0 आ रहा है ना, तो x इज इक्वल्स टू 0 पे क्या मिलना चाहिए तुम्हें? s0 r 0, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट का नोड मिलना चाहिए। उसको मैं ग्रीन कलर से लिखता हूँ, ये इसके लिए। और अगर s0 r का फंक्शन कुछ ऐसा है, 2s0 साइन के जगह पे मैं cos ऑफ kx लिखूंगा, अगर ऐसा है तो ये सारे रेड से जो लिखे हुए हैं वो वैलिड है। ठीक है, ये ब्लू वाले और ग्रीन वाले के लिए
सही है, रेड वाले। क्लियर है क्या? तो टोटली फंक्शन पे डिपेंड करता है और कोई बड़ा चीज़ नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट वेव जो हमारा बन रहा है उसका ग्राफ देखता हूँ मैं कैसा है। ग्राफ इन द सेंस पिक्चोरियली किसी भी टी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो क्योंकि जो सारे वेव्स होंगे वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट कर रहे होंगे, तो देखना काफ़ी ज़्यादा टफ होगा तुम्हारे लिए। और यहाँ पे जब मैं बनाऊंगा तो तुम्हें लगेगा ये स्ट्रिंग वाला बना दिया, लेकिन स्ट्रिंग का नहीं है ये। और ये डॉटेड लाइन से नीचे देंगे। स्टैंडिंग वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर और नीचे का लूप दोनों होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो इस जगह पे क्या मिलेगा, नोड, इस जगह पे एंटी नोड, इस जगह पे नोड, इस जगह पे एंटी नोड और इस जगह पे नोड। अगर ये डिस्प्लेसमेंट का नोड वाला लोकेशन है तो एंटी नोड वाले लोकेशंस हो जाएंगे प्रेशर वेव का। तो ये लोकेशन बनने वाला है, ये वाला लोकेशन बनने वाला है एंटी नोड, और एंटी नोड के लिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और ये लोकेशन बनने वाला है नोड, और ये लोकेशन बनेगा एंटी नोड, और ये बनेगा नोड। ऐसा, और डॉटेड लाइन से इस तरफ ज्वाइन कर लेता हूँ मैं। ऐसा, इस जगह पे एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड एंड एंटी नोड फॉर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी प्रेशर। प्रेशर वेव, तो ऊपर में जो फंक्शन मैंने लिखा है इसमें से कोई भी वाला इसमें यूज़ हो सकता है। ये सिर्फ मैंने एक लूप के लिए बनाया है, ऐसा और भी लूप हो सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है, और भी ज़्यादा लूप चलते चला जाएगा। तो अगर मुझे ये नोड्स और एंटी नोड्स रिसीव करना है किसी भी किसमें, साउंड वेव का नोट्स और एंटी नोट्स देखना है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, तो हम लोग किस चीज़ को यूज़ करेंगे? उसके लिए जो यूज़, जैसे कि हम लोगों ने स्ट्रिंग का यूज़ करा था, और स्ट्रिंग में हम लोगों ने नोट्स और एंटी नोट्स बनाया था, बराबर, ठीक है। तो जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसको हम लोग ऑर्गन पाइप बोलते हैं। ऑर्गन पाइप क्या होता है? एक सिंपल सा ट्यूब होता है, जैसे कि तो पीवीसी का ट्यूब दे लो, एग्जैक्टली उस टाइप का ट्यूब एज्यूम कर सकते हो। और इस ट्यूब में हम लोग क्या करेंगे, साउंड को पास करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें रिफ्लेक्शन पढ़ना पड़ेगा साउंड वेव का। देखो, जब ट्रांसवर्स वेव हम लोगों ने देखा था वेव ऑन स्ट्रिंग में, तो उसके रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोगों ने देखा ही था, पढ़ा ही था, समझ में आया था। क्या बताया था बताओ? वेव ऑन ए स्ट्रिंग वाले केस की मैं पहले बात कर रहा, वेव ऑन ए स्ट्रिंग। वेव ऑन ए स्ट्रिंग के केस में पढ़ा था कि अगर कोई वेव पल्स इस तरीके से इंसिडेंट हो रहा है और वो अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट करता है तो इसमें कितने का फेज का चेंज आ जाता है? पाई का फेज चेंज हो जाता है।
आया ना? हाँ सर। याद होगा? यस सर। पहला था। और अगर जो स्ट्रिंग पे जो वेव है वो आगे की डायरेक्शन में जा रहा है और ये एक रेयरर मीडियम से फ्री, जो कि इस जगह पे कुछ भी नहीं मीडियम काइंड ऑफ ऐसा मान सकते, तो इससे अगर रिफ्लेक्शन होता है तो फेज का चेंज आता है क्या? नहीं सर। कोई फेज का चेंज नहीं आता है। नो फेज चेंज, नो फेज चेंज। तो उसी तरीके से हम लोग साउंड वेव में भी याद रखेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेव के लिए, फॉर डिस्प्लेसमेंट वेव इन साउंड वेव, और डिस्प्लेसमेंट वेव साउंड वेव के लिए अगर कोई भी रिजिड बाउंड्री से टक्कर खाता है, डिस्प्लेसमेंट वेव इधर से आ रहा है और ये रिजिड बाउंड्री से टक्कर खाता है, तो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव में फेज चेंज कितने का रहेगा? पाई का रहेगा। ठीक है क्या? सो फेज चेंज ऑफ पाई। लेकिन वही अगर फ्री है, जैसे यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया और ये ओपन, तो इंसिडेंट वेव इधर से जाएगा और जो रिफ्लेक्ट करेगा इसके बीच में कोई भी फेज चेंज नहीं, नो फेज चेंज। ठीक है, अब तुम्हें बात समझ में आ गया होगा। ये जो मैंने लिया ये क्या है? ट्यूब है, काइंड ऑफ ट्यूब है, और इस जगह पे पैक है, वॉल है काइंड ऑफ, ऐसा समझ। तो वॉल से रिफ्लेक्शन होता है साउंड वेव का। तो ये दोनों में पाई का फेज चेंज हुआ है। पाई का फेज चेंज होने के कारण से क्या हो जाएगा? इस लोकेशन पे, इस वाले एग्जैक्टली इस वॉल वाले लोकेशन पे क्या बनेगा? मुझे डिस्प्लेसमेंट का नोड मिलेगा। नोड। डिस्प्लेसमेंट का नोड मिलेगा क्योंकि एक ग्राफ ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, दोनों कंबाइन करेगा तो नोड मिलेगा मुझे, रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। और इस जगह पे दोनों के बीच में कोई फेज का डिफरेंस नहीं है, तो दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? एंटी नोड। ये एंटी नोड किसका मिला है? डिस्प्लेसमेंट का। और नोड किसका मिला है? डिस्प्लेसमेंट। मेरी बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है वो बताओ? समझ रहे सर। समझ में आ रहा है ना? समझ रहा है। अब दूसरे तरीके से तुम ऐसा भी सोच सकते हो, अगर ये चीज़ याद रखना टफ है तुम्हारे लिए, तो तुम ऐसा सोचो, क्या वॉल से चिपका हुआ जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट कर सकता है क्या? नो सर। नहीं, क्योंकि यहाँ तो वॉल है, वो उसको वाइब्रेट करने नहीं देगा। अगर ये वाइब्रेट नहीं कर रहा है तो इसका एम्पलीट्यूड जीरो है, और एम्पलीट्यूड जीरो है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे। नोड। ये बात किसके लिए सत्य है? डिस्प्लेसमेंट वेव के लिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेव पार्टिकल का होता है। प्रेशर वेव का बोल सकते हैं ऐसा क्या? नहीं, प्रेशर वेव का क्या हो जाएगा यहाँ पे? जस्ट उल्टा। एंटी नोड। बिल्कुल सेम वे में यहाँ पे क्योंकि ओपन है, तो यहाँ पे पार्टिकल का सबसे मैक्सिमम वाइब्रेशन होगा, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का क्या बनेगा? एंटी नोड। बस। और जहाँ पे बनता है डिस्प्लेसमेंट का नोड, वहाँ पे बनेगा प्रेशर का एंटी नोड। एंटी नोड। बस इस चीज़ को यहाँ पे भी हम लोग लागू लगाए करेंगे कि इस जगह पे प्रेशर का क्या बनेगा? नोड बनेगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन अगर प्रेशर वेव का होता है तो क्या होगा? अगर प्रेशर वेव का रिफ्लेक्शन हुआ, दिस इज इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड, तो क्या मिल रहा है? एंटी नोड। तो अगर रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन हुआ है तो प्रेशर वेव में फेज चेंज होगा क्या? नो फेज चेंज। और अगर
ओपन बाउंड्री से रिफ्लेक्शन हुआ है प्रेशर वेव का, तो इन दोनों में पाई का फेज चेंज होगा। क्यों? क्योंकि नोड बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, बस इसी बातों को याद रखना। तुम तो बस डिस्प्लेसमेंट के लिए याद रखो, प्रेशर वेव का तो ऐसे ही ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गन पाइप, और ऑर्गन पाइप हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। अभी टाइम बचा नहीं है क्योंकि इसको फ्लो में हाँ ले सर। जाना होगा। जैसा हम लोगों ने वेव ऑन स्ट्रिंग में किया था, एग्जैक्टली वैसा ही फॉर्मूला आने वाला है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला आने वाला है जो फॉर्मूला हम लोगों ने वेव ऑन स्ट्रिंग में डिराइव किया हुआ है। तो एक बार तुम लोग लास्ट क्लास का वेव ऑन स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव का हर एक चीज़ पढ़ करके आना, तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, फिर चलो बाकी ओके नेक्स्ट सर। क्लास से स्टार्ट करते हैं।